अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एक मरतबा मैं फिर आपको वाज़ेह करता चलूं कि ये लेक्चर मैंने स्कूल्स और कॉलेजेस में दिए थे, हिस्ट्री ऑफ साइंस, और मैं अब इसे अपने स्टूडियो में बैठकर दोबारा रीमेक कर रहा हूं। तो मैं इस लेक्चर को ज़्यादा एडिट नहीं करने जा रहा, बिल्कुल वैसे ही रखना चाह रहा हूं जैसे कि मैंने स्कूल और कॉलेजेस में दिए। तो चलते हैं हिस्ट्री ऑफ साइंस को जानने के लिए, और सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसान इस दुनिया पर कब आया। कुछ लोगों का ख्याल आज से कुछ अरसे पहले ये था कि इंसान इस दुनिया में 10,000 साल पहले आया, लेकिन फिर इंसान के फॉसिल्स, इंसान की हड्डियों से हमें अंदाज़ा हुआ कि इंसान इस दुनिया में 20,000 साल पहले आया। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्च है, जो हड्डियां और जो फॉसिल्स हमें इंसान के मिले हैं, उससे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर कहती हैं कि इंसान इस दुनिया में हो सकता है कि 10 लाख साल पहले आया हो, या शायद इससे भी पहले आया हो। तो हम ये ज्यूम करते हैं कि इंसान इस दुनिया में 10 लाख साल पहले आया। और आप जानते हैं कि इंसान ने दुनिया पर सबसे पहली तस्वीर कब बनाई? जो चीज़ें हमें मिली हैं उससे हमें अंदाज़ा होता है कि इंसान ने सबसे पहली ड्राइंग 73,000 साल पहले, 73,000 ईयर्स पहले बनाई, जो कि आपको तस्वीर नज़र आ रही है अपनी स्क्रीन पर। इस पर आपको हल्की हल्की लाइनें भी नज़र आ रही हैं जो कि ड्राइंग बनाने की कोशिश की गई है। और उसके बाद इंसान ने मुख्तलिफ गारों में जानवरों की और इंसानों की ड्राइंग्स बनाई और लोगों को साइंस कम्युनिकेट करने की कोशिश की। तो ड्राइंग की इब्तदा 73,000 साल पहले हुई, और फिर इंसान ने सोचा कि काउंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह शायद ये थी कि जब कोई भी आदमी 10 भेड़े लेके बाहर जाता था और वो शाम को वापस आता था अपनी गार में, तो उसने काउंटिंग करनी थी, क्या वो 10 भेड़े वापस लेके आया, वो 10 बकरियां वापस लेके आए, या वो 9 रह गई हैं और एक भेड़िया खा गया। तो सबसे पहले जो काउंटिंग शुरू की, जो हमारे पास सबूत है, एविडेंस है, वो हमें ये बताते हैं कि इस बोन पर, इस हड्डी पर काउंटिंग शुरू की गई। इस बोन को इशेंगो बोन कहते हैं और इस पर 60 मार्क्स हर जगह तरफ बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 60 मार्क्स हैं, और अगर दूसरी तरफ इसको पलट के देखेंगे तो अब भी आपको 60 मार्क्स नजर आएंगे, जिससे हमें अंदाजा होता है कि शायद इंसान उस वक्त काउंटिंग सीख रहा था, चीज़ों को काउंट करना शुरू कर रहा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान ने ज़ुबानें बोलना शुरू की, तो उन ज़ुबानों ने भी साइंस को बहुत ज़्यादा तरवीज दी। और इसकी एग्जांपल मैं कई मरतबा एक वाक़े से देता हूँ, जिसमें एक आज की सिविलाइजेशन जो कि बहुत पुरानी है लेकिन आज भी हमारी यूरोप के जंगलों में रहती है, उसको नीले रंग की पहचान नहीं है, और उसकी वजह यह है कि उसकी ज़ुबान में नीले रंग का लफ्ज़ नहीं है, जबकि उनकी ज़ुबान में सब्ज़ रंग, इसके मुख्तलिफ शेड्स बयान किए जाते हैं, इसलिए वो सब्ज़ रंग के वो शेड्स भी देख सकते हैं जो एक आम यूरोपियन नहीं देख सकता। तो ज़ुबान का साइंस पर बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, और ज़ुबान अगर वसअत रखती है तो आप साइंस में ज़्यादा सोच सकते हैं। तो हम चलते हैं पहली सिविलाइजेशन की तरफ। गोया कि ये पहली सिविलाइजेशन नहीं है, लेकिन साइंस के हवाले से हम जानते हैं कि सुमेरियंस ने बहुत ज़्यादा काम किया। 6,000 साल पहले की सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। तो 6,000 साल से हमारा साइंस का दौर शुरू होता है, और आप देख सकते हैं कि इन 6,000 सालों में हमने कितनी तरक्की की, और आखिरी 200 सालों में हमने कितनी तरक्की की। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि साइंस हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जा रही है और इसे पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर आपको सुमेरियंस की कुछ बिल्डिंग्स दिखा रहा हूँ जो कि हम सोचते हैं कि उन्होंने ऐसी बनाई होंगी। सुमेरियंस की सबसे ज़बरदस्त इजाद, पहली इजाद पहिया थी। आप देख सकते हैं कि वो खेती बाड़ी करते थे, इसलिए उनको पहिए की ज़रूरत थी ताकि वो अपने बैलों का इस्तेमाल कर सकें। और उसके साथ साथ उन्होंने नंबर सिस्टम दिया। ये जो नंबर सिस्टम है ये आपको आज भी बड़ी जगह पर नज़र आता है, क्योंकि इन नंबर्स में 12, 36, 24, 60 कुछ नंबर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। और उसकी वजह यह थी कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर आप अपनी उंगलियों को इस तरीके से काउंट करें कि उसके बीच का हिस्सा 1, फिर 2, फिर 3, तो एक उंगली को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी उंगली को 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 तक आप इन 4 उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं।
अंगूठा हमने इस्तेमाल नहीं करना। तो हम एक मरतबा इन 4 उंगलियों पर 12 काउंट कर सकते हैं और फिर दूसरे हाथ का अंगूठा नीचे कर देते हैं। उसके बाद दोबारा 12 काउंट करेंगे और फिर दूसरी फिंगर नीचे कर देंगे तो 24 आ जाएगा। फिर 12 काउंट करेंगे और तीसरी फिंगर 36, फिर 48, फिर 60। तो इस तरीके से दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए सुमेरियन 60 तक गिनती काउंट कर सकते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुमेरियंस ने इसीलिए हमें छोटे नंबर दिए, और जब हम उनको देखते हैं, उनके काम को देखते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि 1 घंटे में 60 मिनट क्यों होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड क्यों होते हैं, 60 का वर्ड, 60 का न्यूमेरिक आया कहाँ से, एंगल हम 30, 60, 120 60 में क्यों मेजर करते हैं। इसी तरीके से जब हम नेविगेशन करते हैं तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में भी हमें एंगल्स नजर आते हैं, और उसकी वजह यह कि ये तमाम चीज़ें सुमेरियन से इंस्पायर होकर बनाई गई हैं। सुमेरियंस को एस्ट्रोनॉमी का भी बहुत शौक था और वो सितारों को बड़े गौर से देखते थे। वो देखते थे कि कुछ सितारे बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं, मूव करते हैं, और फिर उनको बाद में तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज के इंसानों को पता है कि वो सितारे नहीं थे, वो सियारे थे। लेकिन वो सितारों को, उनकी डायरेक्शन को मेजर करने की कोशिश करते थे। अब हमारे पास एक दूसरी सिविलाइजेशन आती है जिसे इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, जिस पर आज हम खुद मौजूद हैं, जिस जगह पर, यहाँ पर दरियाए सिंध की सिविलाइजेशन है, और इस सिविलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा काम किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्योमेट्री का काम हो, ज्योमेट्री की इब्तदा यहाँ से हुई, और उस पर मैं अपनी अलग वीडियो बना चुका हूँ। और इसी तरीके से एक और सिविलाइजेशन की तरफ चलते हैं जिसे मिस्र की या इजिप्शियंस कहा जाता है, मिस्र की सिविलाइजेशन कहा जाता है। और ये सिविलाइजेशन, इसने साइंस में बहुत ज़्यादा काम किए। सबसे पहले इन्होंने सिंबल्स देने शुरू किए। आपको यहाँ पर पिक्टोग्राफ नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ सिंबल्स मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताते थे, जो कि आज हम काफ़ी हद तक डिकोड कर चुके हैं। ये वो सिविलाइजेशन है जिसने हमें स्याही दी। सबसे पहले पेपर और स्याही, इंक, इन्होंने बनाई और लिखना शुरू किया, सिंबल्स बनानी शुरू की। इन्होंने बड़े बड़े नंबर बनाए, सुमेरियंस ने छोटे छोटे नंबर बनाए थे, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा गुलाम होते थे, इनको बड़े नंबरों की ज़रूरत होती थी। इसलिए आप देख सकते हैं कि इनके नंबर बड़े हैं। अगर आप फूल को ले लें तो 1000 है, फिर 10,000 है, फिर 1 लाख है, फिर 10 लाख है, और 10 लाख का अगर सिंबल आप देखें तो वो गुलाम है, और उसकी वजह ये कि इनके पास बहुत गुलाम होते थे। तो इसीलिए इन्होंने गुलामों का सिंबल इस्तेमाल किया बड़े बड़े नंबर्स को बनाने के लिए। लेकिन साथ साथ इन्होंने पिरामिड्स बनाए, और पिरामिड्स को आज देखते हुए हम हैरान होते हैं कि इन्होंने पिरामिड्स कैसे बनाए। 2 चीज़ें तो वाजह हैं कि इनके पास 2 किस्म की मशीन ज़रूर थी। पहली मशीन थी पुली और दूसरी मशीन थी रैंप। इसके बगैर पिरामिड्स नहीं बन सकते, तो इनके पास ये दोनों मशीनें मौजूद थी जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ज़राअत भी करते थे और ज़राअत के ज़रिए अपनी ग़िज़ा पैदा करते थे। तो सबसे पहले प्लो, जो ज़मीन को बीज डालने के लिए तैयार करते हैं, आपको यहाँ पर एक प्लो नज़र आ रहा है, तो ये सबसे पहले मिस्रियों ने बनाया था। इसी तरीके से मिस्री ये देखते थे कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। गोया कि हम आज जानते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, लेकिन जब वो खड़े होकर देखते थे उनको लगता था कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है और उससे हमारे शेडोज मूव करते हैं। और उन्होंने ये सोचा कि शेडो की मूवमेंट से हम वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इस पर मुकम्मल वीडियोस बना चुका हूं कि किस तरीके से उन्होंने बढ़ते और कम होते सायों से वक्त का अंदाज़ा लगाया। लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमें पहला क्लॉक दिया जिसे सन डायल कहते हैं। ये क्लॉक हमेशा धूप में चलता था और धूप में साए की वजह से हमें वक्त का अंदाज़ा हो जाता था। इसी तरीके से मिस्रियों ने सितारों की कंस्टलेशंस बनाई, मुख्तलिफ शक्लें बनाई। मैं आपको यहाँ पर एक शक्ल दिखा रहा हूँ जिसमें आपको एक जंगजू लड़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके पास एक ढाल है और एक तलवार है। इसी तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ और कंस्टलेशंस बनाई, और उनका फ़ायदा ये होता था कि वो सितारों को, उनकी लोकेशंस को याद कर सकते थे, और जब वो याद करते थे तो उन्हें सफ़र करने में आसानी होती थी और उन्हें डायरेक्शंस ज़मीन पर जानने में भी आसानी होती थी। तो इसलिए वो सितारों को बहुत गौर से देखते थे। और फिर हमारे पास एक और सिविलाइजेशन आती है जिसे हम यूनान या ग्रीक की सिविलाइजेशन कहते हैं। इस सिविलाइजेशन में अमूमन दरियाओं पर सैलाब आ जाते थे,
और जब पानी आता था तो पानी वापस दरिया में जाता था, तो पता नहीं चलता था कि किसकी कौन सी ज़मीन है, और ज़मीन की मेजरमेंट को भी बहुत मुश्किल से देखा जाता था। तो यहाँ पर हमारे पास एक साइंसदान है जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इनका नाम है फिसागोरस, पाइथागोरस। और पाइथागोरस ने हमें एक आइडेंटिटी दी, एक रिलेशन दिया, और उन्होंने हमें बताया कि अगर एक राइट ट्रायंगल की दोनों साइड्स को स्क्वायर करके जमा किया जाए तो वो तीसरी साइड के बराबर होता है। और इससे उन्होंने मदद ली मेजरमेंट के लिए, ज़मीन की मेजरमेंट के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिली, और इस पर मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। गोया के इजिप्शियंस को पाइथागोरस उनके बाद आए थे तो उनको इल्म नहीं था, लेकिन उन्होंने इन्हीं ट्रिपलेट्स को इस्तेमाल किया अपने पिरामिड्स बनाने में। और इन पर भी क्योंकि उन्होंने एक और यूनिट यूज़ किया था, तो मैंने वहाँ पर डिटेल में वीडियो बनाई है कि किस तरीके से वो इस थ्योरम को ना जानते हुए भी इस थ्योरम से फ़ायदा उठा रहे थे। फिर हमारे पास इसी दौर में, यूनानी दौर में, एक और फिलोसोफर आते हैं, मैथमेटिशियन आते हैं, जिन्हें यूक्लिड कहा जाता है। और यूक्लिड, जब मैंने उन बच्चों को ये बताया कि यूक्लिड वो मैथमेटिशियन है जिनके मसले, थ्योरम्स आप अपनी 9वीं और 10वीं में पढ़ते हैं, तो उन्होंने यूक्लिड को बड़े गौर से देखा। और यूक्लिड ने हमें 12 किताबें दी। उन 12 किताबों में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के मुख्तलिफ मसले थे। आज भी हम उन मसलों को लेकर आगे चलते हैं, और इसी तरीके से हमने ज्योमेट्री में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की। फिलोसोफर्स के बगैर ये काम मुकम्मल नहीं हो सकता। अरिस्टोटल और प्लेटो के बगैर यूनान की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन यूनान के फिलोसोफर्स का ये ख्याल था कि मैथमेटिक्स और हमारी रियल वर्ल्ड का कोई ताल्लुक नहीं। ज्योमेट्रिक शेप एक ऐसी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो आइडियल है। तो इसलिए हम कायनात को, हम अपनी गैलेक्सी को, गैलेक्सी का वैसे उस वक्त कॉन्सेप्ट तो नहीं था, लेकिन हम अपनी दुनिया की किसी चीज़ को भी मैथमेटिक्स से डिफाइन नहीं कर सकते, मॉडल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बड़ी रैंडम चीज़ें नज़र आती हैं। हम इस पहाड़ी को देखें, क्या इस पहाड़ी को आप डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिक्स की फॉर्म में? आज तो हमें पता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन यूनानी ये समझते थे कि मैथमेटिक्स एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, एक हवाई चीज़ है, और उसका ताल्लुक ज़मीन से या रियल वर्ल्ड से नहीं है। इसी दौर में अर्शमीदस पैदा हुए, जिन्होंने हमें बताया कि क्यों जहाज़ पानी में नहीं डूबते। ये वही साइंसदान है जो कि यूरिका कहते हुए अपने बाथ टब से भागते हुए बादशाह की तरफ गए, क्योंकि बादशाह ने इनको कहा था कि एक ऐसा जहाज़ बनाना है जो पानी में ना डूबे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो इन्होंने ये देखा और इन्होंने हमें बायंसी का रूल दिया, जिसने बताया कि अगर कोई ऐसी चीज़ पानी में गिराई जाती है जो पानी को ज़्यादा डिस्प्लेस करती है, तो उसके डूबने के चांसेस कम हैं, क्योंकि उस पर एक बायंसी की फोर्स भी एक्ट कर रही है। और अगर उसकी शेप ऐसी है कि वो पानी को ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं करता, तो अब बायोसी की फोर्स इतनी ज़्यादा एक्ट नहीं करेगी और वो डूब जाएगा। इसलिए पानी में सुई डूब जाती है और गेंद, बड़ी गेंद नहीं डूबती। मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अर्शिमीदस ने पाई को भी कैलकुलेट करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो पाई के करीब पहुंच गए। लेकिन उसके साथ साथ अर्शिमीदस ने, वो एब्स्ट्रैक्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं, लेकिन एक ऐसा काम किया जिससे उन्होंने टेक्नोलॉजी दी। और वो काम ये था कि जब भी जंग होती थी तो उनका ये ख्याल था कि अगर बड़े बड़े लेंस लेकर हम साले समंदर पर लगाएं तो उससे जो रोशनी रिफ्लेक्ट होगी उससे जहाज़ों के बादबान या जहाज़ों को जलाया जा सकता है। ये एक ऐसा आइडिया था जो बाद में टेक्नोलॉजी में बदला। क्योंकि ये टॉक मैंने लोकल स्कूलों में देनी थी, इसलिए मैंने इंडियंस के बारे में, हिंदुओं के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन हिंदुओं ने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में बहुत काम किया, उन पर मैं मुकम्मल काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा काम किया है, और ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोसाइन से लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशंस इंडियंस की तरफ से आए हैं। इंडियंस ने हमें नंबर सिस्टम भी दिए जो कि आज हम यूज़ करते हैं, बाद में उन्हें अरब्स ने अडॉप्ट किया। लेकिन उसके साथ साथ जो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदुओं का और इंडियंस का, वो ये है कि इन्होंने ज़ीरो का डिजिट बनाया, जिससे आज हमारी गिनती आगे की तरफ जा रही है, वरना हम 9 तक शायद रुके होते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा गुप्ता है जिन्होंने हमें ज़ीरो के बारे में बताया, और ज़ीरो से आगे फिर ट्रिग्नोमेट्री की ईजाद हुई। लेकिन मैं आपको कुछ जंतर मंतर की बातें भी बताना चाहता हूँ। हम समझते हैं कि जंतर मंतर एक जादुई चीज़ है, लेकिन जंतर मंतर इंडिया में मौजूद 5
ऑब्जर्वेटरीज का नाम है जहां पर एस्ट्रोनॉमर्स लोग साइंसदान इकट्ठे होते थे और वो खला की बातें करते थे। वो चांद और सूरज के दरमियान कितना रास्ता है उसको निकालने की बात करते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करते हुए। तो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए, ये 16वीं सदी की बात है, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 16वीं 17वीं सदी की बात है। मैंने जब इस पर मुकम्मल वीडियो बनाई तो मुझे इंडिया से बहुत से लोगों ने बताया कि ये ऑब्जर्वेटरी उनके घरों के पास है, 500 मीटर के फासले पर है। तो जंतर मंतर एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी थी जहां पर एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज़्यादा काम हुआ, और उसके साथ साथ हमारे पास चाइनीज़ डायनेस्टीज़ भी थी, लेकिन मैं उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा अपनी प्रेजेंटेशन में। अब हम एक और सिविलाइजेशन की तरफ आते हैं, एक और दौर की तरफ आते हैं जिसे अरब्स का दौर कहा जाता है, मुसलमानों का दौर कहा जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप वर्ड मुसलमान ना इस्तेमाल किया करें, तो उनके लिए मैं ये वाजे करता जाऊं कि मैं क्रिश्चियंस का वर्ड भी यूज़ करता हूं, मैं हिंदुओं का वर्ड भी यूज़ करता हूं, और मैं मुसलमानों का वर्ड भी यूज़ करता हूं। आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं कि नक्शे पर मुसलमानों ने 6ठी ईस्वी के बाद बहुत ज़्यादा कैप्चर किए इलाके, और उनके पास काफ़ी बड़ा इलाका आ गया। अब मुसलमानों ने इस दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की की, साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की की। तो हम देखते हैं कि वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से मुसलमानों ने साइंस में इतनी ज़्यादा तरक्की की। मुख्तलिफ दौर आते रहे, मसलन उमैयद और अब्बासी खलीफा का जो दौर था, 600 सदी ईस्वी से लेकर तकरीबन 1300 ईस्वी तक मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, और उसके बाद मुसलमानों का जवाल आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया, और फिर आगे क्रिश्चियंस ने बहुत ज़्यादा साइंस में तरक्की की। तो हम देखते हैं कि इन दौर में क्या हुआ, क्या ऐसी चीज़ें हुई। तो सबसे पहले मुसलमानों ने सोचा कि हम नए शहर बसाते हैं, और जो सबसे पहला प्लान्ड सिटी था वो इराक में बगदाद को बनाया गया। बगदाद को प्लान्ड सिटी बनाकर दुनिया के सामने रखा गया कि शहर ऐसे भी आबाद किए जा सकते हैं। इसी तरीके से मुसलमानों ने यह सोचा कि मुख्तलिफ जगहों पर, क्योंकि उनके पास जगह बहुत थी, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले करेंसी को सेंट्रलाइज किया और गोल्डन दिनार, सोने के दिनार को अपनी करेंसी जाना। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात थी वो उन्होंने ये समझा कि साइंस याद नहीं की जा सकती, साइंस को हमेशा अप्लाई करना होता है। साइंस की जाती है, साइंस याद नहीं की जाती, और ये काम आपको उनकी इजादात में और उनके टेक्नोलॉजी में भी नजर आएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि मुसलमानों ने एक ऐसा काम अपने दौर में किया जिसकी वजह से उनकी तरक्की को बहुत फ़ायदा हुआ, और वो रेवोल्यूशन थी ट्रांसलेशनल मूवमेंट। एक ऐसी मूवमेंट चलाई गई जिसमें हिंदुओं का, इंडियंस का जितना भी काम था उसे संस्कृत से और दूसरे जितनी भी उनकी ज़ुबानें थे उनसे अरबी में लाया गया। इसी तरीके से यूरोप, यूनान से जितना काम था उसको भी अरबी में लाया गया। अब अरबी में दो मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रीम्स मिल गई, और मुसलमानों को अंदाज़ा हो गया कि हिंदू और इंडियंस क्या कर रहे हैं, और उनको ये भी अंदाज़ा हो गया कि यूरोपियंस क्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनको फ्यूज़ किया, मिक्स किया, और नई नई चीज़ें निकालना शुरू हो गई। ये वो टाइम था जब अब्बासी खलीफा किसी भी किताब को सोने में तोल कर अपनी लाइब्रेरी में देते थे। तो अगर आप उनके पास एक किताब लेके गए और वो इतनी मोटी है, तो आपको तो पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब्बासी खलीफा ने इस किताब को सोने में तोलना था और आपको उतने दिनार दे देने थे। ये भी बता दूं कि उस वक्त अब्बासी खलीफा के पास 70 ट्रांसलेटर थे। मामूनुर रशीद 70 ट्रांसलेटर रखते थे, और एक ट्रांसलेटर की आज की दुनिया में जो तनख्वाह थी वो 40 से 50 लाख रुपए थे। मुसलमानों ने बगदाद में हाउस ऑफ विजडम बनाया, और ये ऐसा सेंटर था जहां पर दुनिया से तमाम साइंसदान आते थे। मुख्तलिफ किस्म की जुबानें बोलने वाले साइंसदान आते थे, और वो आकर बहस करते थे, डिस्कशंस करते थे, आर्गूमेंट्स करते थे, सोच विचार करते थे। तो ये एक ऐसा हाउस ऑफ विजडम था जिसे बैतुल हिकमा कहा जाता था। इसके साथ साथ मुसलमानों ने पहला स्कूल बनाया। आप कहेंगे स्कूल तो पहले भी था, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग या तो चर्च के अंदर होती थी या मस्जिद के अंदर होती थी। लेकिन मुसलमानों ने पहला स्कूल इस तरीके से बनाया कि उन्होंने इसकी बिल्डिंग अलग कर दी, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर बच्चों की तालीम होगी। मैं आपको यहाँ पर मुसलमानों की पहली यूनिवर्सिटी भी दिखा रहा हूँ, जो कि उन्होंने मोरक्को में 859 में बनाई।
इसी तरीके से जामियातुल अजहर के बारे में हम जानते हैं, वो 927 में बनाई गई और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि आज भी काम कर रही है। तो मुसलमानों ने यूनिवर्सिटियां बनानी शुरू कर दी। उसके साथ साथ मुसलमानों ने ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें आपके पास मस्जिद भी हो, आपके पास मार्केट भी हो, आपके पास फार्मेसी भी हो, आपके पास हॉस्पिटल भी हो। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया गया जहाँ पर खाने की चीज़ें भी हों, जहाँ पर मेडिकेशन भी हो, जहाँ पर आप नमाज भी पढ़ सकें, जहाँ पर आप चीज़ों को ख़रीद भी सकें, सब की सब चीज़ें एक बिल्डिंग के अंडर आ जाए। मुसलमानों ने बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बनाई। इराक़ की लाइब्रेरियाँ बहुत मशहूर थीं और इराक़ की लाइब्रेरियों को तो हमें पता है कि मंगोज़ ने तबाह कर दिया था। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, और ये तमाम चीज़ें मुसलमानों की किताबों से नहीं ली गई। ये वो फैक्ट्स हैं जो बीबीसी और जो क्रिश्चियन हिस्टोरियंस हैं, जो यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं, उनसे ली गई हैं। तो मैं आपको एडवर्ड गिबन की एक स्टोरी सुनाता हूं जो कि उन्होंने नरेट किया, और उन्होंने बताया कि एक मुसलमान डॉक्टर को एक खलीफा ने बुलाया, सुल्तान ऑफ बुखारा ने बुलाया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पास आ तो जाऊं, पर मेरे पास जो किताबें हैं, एक आम डॉक्टर के पास जो किताबें हैं, वो 400 ऊँटों पर आएंगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी के पास भी इतनी किताबें थी कि वो 400 ऊँटों पर जाती थी। अब मैं बात करता हूँ कुछ साइंसदानों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इब्नुल हैथम की। इब्नुल हैथम वो साइंसदान थे जो इराक में बड़े हुए, और ये ऐसे साइंसदान हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्रीज आपको बीबीसी पे भी मिल जाएंगी। जब इराक में ये बड़े हुए तो इन्हें मिस्र के बादशाह ने बुलाया, खलीफा ने, और उन्होंने कहा कि दरियाई नील पर हर साल बंद बांधे जाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा सैलाब आता है, तो कुछ कीजिए। इब्नुल हैथम ने वहां पर हामी भर ली, काम किया कि मैं कोई ऐसा तरीका बनाऊंगा, कोई ऐसा अच्छा बंद बनाऊंगा जिससे सैलाब नहीं आएंगे। लेकिन कुछ अरसे के बाद इनको एहसास होना शुरू हो गया कि उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी वक्त ने उतनी तरक्की नहीं की वो टेक्नोलॉजी है कि वो ये काम कर सकें, और उन्होंने एक दीवाने का, एक पागल होने का रूप धार लिया। बादशाह ने उनको जंदान में डाल दिया। जंदान में अंधेरा था और सिर्फ एक रोशनदान था जिसे रोशनी की किरणें आती थी, और वहां पर शुरू की इब्नुल हैथम ने अपनी रिसर्च। इन्होंने छोटे छोटे अरसों से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उस रोशनदान में 10 साल एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद इन्होंने हमें क्या दिया? इन्होंने हमें दुनिया का सबसे पहला पिन होल कैमरा दिया, जिसे कैमरा ऑब्सक्यूरा कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि मीनार का जो इमेज है वो उल्टा एक पिन होल से एक बंद कमरे में आ रहा है, जो कि आपको नजर आ रहा है। तो आप ये काम घर पे भी कर सकते हैं, और ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है। उस जमाने में इंसान ये समझता था कि हमारी आंखों से रोशनी निकलती है और फिर हम चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन इब्नुल हैथम के कुछ सवाल थे। अगर मेरी आंखों से रोशनी निकलती है, इब्नुल हैथम ने सोचा, तो फिर चांद घटता और बढ़ता क्यों है? कभी छोटा हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। अगर मेरी आंखों से रोशनी निकलती तो फिर सूरज क्यों मुझे तकलीफ देता है जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ? अगर मेरी आंखों से रोशनी निकलती तो फिर रात कैसे आती है? तो उन्होंने इन सवालों के जवाब को ढूंढते हुए हमें बताया कि रोशनी सूरज से किसी भी चीज़ से रिफ्लेक्ट होती है और वो हमारी आंखों में दाखिल होती है। आंखों के एनाटॉमी में भी काम किया, और इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी दिए। मैं आपको यहाँ पर उनकी कुछ तसनीफात भी दिखा रहा हूँ। 200 से ज़्यादा किताबें लिखी जो कि ज़्यादातर गुम हो चुकी हैं। सिर्फ 50 के करीब इब्नुल हैथम की किताबें हमारे पास हैं। उसके बाद एक और मुसलमान साइंसदान जिसे अल बेरूनी कहा जाता है, बहुत बड़े फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने बहुत से फील्ड्स पे काम किया। लेकिन मैं आपको इनकी सिर्फ एक बात बताऊंगा कि इन्होंने सबसे पहले मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन का रेडियस निकाला, जो कि आज सैटेलाइट ने जितना कैलकुलेट किया उसके 1% एरर है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का इस्तेमाल शुरू किया मुसलमानों ने रियल वर्ल्ड के मसले हल करने के लिए। दुनिया में जो मसले हमें नज़र आ रहे हैं उनको हल करने के लिए। एक और मसला ये था कि खाना काबा की डायरेक्शन नहीं मिलती थी, लोगों ने नमाज पढ़नी थी, और खाना काबा की डायरेक्शन होना ज़रूरी है क्योंकि उसी रुख को हमने नमाज पढ़नी होती है। तो अल बैरूनी ने इस मसले को भी हल किया, और उन्होंने खाना काबा की डायरेक्शन भी हमें दी। क्योंकि ज़मीन गोल है, इसलिए ये कोई आसान काम नहीं था। उस ज़माने में लोग ये समझते थे कि अफ्रीका इन्फिनिट है, अनलिमिटेड है, अफ्रीका से आगे ज़मीन ही ज़मीन है, क्योंकि हमें अमेरिका के बारे में तो मालूम नहीं था। अल बैरूनी ने यह बताया कि नहीं, अफ्रीका के आगे भी पानी है, समंदर हैं। और इसी तरीके से उन्होंने इंडस वैली के बारे में डिटेल में बताया कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दरिया थे जिससे इंडस वैली बनी है। मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि हमारे पास जो नंबर आए वो इंडियन से आए, हिंदुओं से आए।
तो आप यहाँ पर मुमासलत दे सकते हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर है, अगर हम 2 इस तरीके से लिखते हैं, इसको अगर टेढ़ा कर लिया जाए, आप देखें तो ये 2 ये हिंदू न्यूमेरिक है और ये मुस्लिम न्यूमेरिक है, इसलिए 3 आप देखें 3 की 2 में काट दें तो आपको 3 यहाँ पर नजर आ जाएगा। और नंबर्स जो मुसलमानों में दिए वो हमें एक मुसलमान साइंसदान ने दिए जिनका नाम था अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी ने ना सिर्फ मुसलमान साइंसदान ने ना सिर्फ नंबर दिए बल्कि इन्होंने अलजबरा की बुनियाद रखी। इन्होंने एक्स को दरियाफ्त किया, जिस एक्स को आजकल हम ढूंढते हैं, उसकी वैल्यू को ढूंढते हैं, अल-ख्वारिज़मी ने उसका नाम रखा अश-शयउन। इसके अलावा एल्गोरिदम्स अल-ख्वारिज़मी से बने। मैं आपको यहाँ पर अल-बतानी का काम भी बताना चाहूँगा कि हम ज्योमेट्री करते थे नॉन यूक्लिडियन, एक सफ़े पर चीज़ों को ड्रॉ करते थे। सबसे पहले ये आइडिया आया हिंदुओं से कि स्फेरिकल ज्योमेट्री क्या होगी, यानी अगर आप कोई चीज़ कर्व हो जाए, कोई गोल चीज़ है, मसलन अगर आपने ज़मीन के गोल नक्शे पर एक ट्रायंगल बनाना है तो आप सही ट्रायंगल नहीं बना सकते, उसके एंगल्स का सम 180 नहीं होगा। तो फिर स्फेरिकल ज्योमेट्री, जिस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, वो उस पर काम कैसे किया जाए, ये काम शुरू किया हिंदुओं ने। जब हमने उनकी किताबें ट्रांसलेट की तो हमें भी पता चल गया, और मुसलमानों में अल-बतानी ने इस पर बहुत काम किया क्योंकि वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया जो कि आगे भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन मुसलमानों ने अब ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का इस्तेमाल अपनी कंस्ट्रक्शन में करना शुरू कर दिया। आपको उनकी बनाई हुई चीज़ों में ज्योमेट्री नज़र आएगी, आपको नई नई चीज़ें नज़र आएंगी, आपको डोम नज़र आएंगे, आपको मीनार नज़र आएंगे, आपको गुंबद नज़र आएंगे, आपको फव्वारे नज़र आएंगे, आपको पानी का सिस्टम नज़र आएगा, क्योंकि फव्वारों को चलाने के लिए पानी का सिस्टम और प्रेशराइज्ड पानी का सिस्टम भी चाहिए। इसी तरीके से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ज्योमेट्रिक शेप्स नज़र आएंगी और उनका नफीस इस्तेमाल नज़र आएगा। मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि मुसलमानों ने रोशनी का मुकम्मल इस्तेमाल किया अपनी बिल्डिंग्स में। उनकी बिल्डिंग्स रोशन होती थी और वहाँ पर रोशनदान बनाए जाते थे। इसी तरीके से आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के रोशनदान देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि मुसलमानों ने रंग बिरंगे ग्लासेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया अपनी बिल्डिंग्स में। मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि अगर आज उनकी बिल्डिंग इसी तरीके से तरक्की करती तो आज हम कैसी बिल्डिंग बना रहे होते हैं। लेकिन चलें, अब हम मुलाकात करते हैं केमिस्ट्री के बानी से, जाबिर बिन हयान, जिन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री का बानी कहा जाता है। ये हम ही कहते हैं क्योंकि गोरों की जितनी भी किताबें देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं, मैं शायद ये कह सकता हूँ कि मुझसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखी होंगी। मैं आपको ये बता दूं कि गोरों की तमाम डॉक्यूमेंट्रीज यूनान से शुरू होकर जंप लेती हैं और सीधा 1313वीं सदी में आ जाती हैं, और बीच में जो इतना बड़ा पोर्शन है उसको स्किप कर दिया जाता है। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि अगर मैं हिस्ट्री ऑफ साइंस बनाऊं तो मैं सारी चीज़ों को बीच में मद्देनज़र रखूं। मुसलमान उस ज़माने में बहुत ज़्यादा तजारत करते थे, आप यहाँ पर तजारती रूट देख सकते हैं, तो इसलिए मुसलमानों ने केमिस्ट्री में भी बहुत तरक्की की, क्योंकि जाबिर बिन हयान ने सबसे पहले परफ्यूम्स बनाने शुरू किए, खुशबुएं बनाने, इतर बनाने शुरू किए, और उसके लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं। इसी तरीके से जाबिर बिन हयान ने अब बताया फिल्ट्रेशन कैसे की जाती है, सब्लिमेशन, एवेपोरेशन, ये तमाम जितने भी प्रोसेस हैं ये जाबिर बिन हयान ने बताए। और इसी तरीके से जाबिर बिन हयान ने बहुत से लैब इक्विपमेंट बताए। आप देख सकते हैं हम फ्लास्क यूज़ करते हैं, हम बीकर्स यूज़ करते हैं, ये तमाम के तमाम ज़्यादातर चीज़ें जाबिर बिन हयान ने बनाई और उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि इन चीज़ों को लैब में इस्तेमाल करना है। जाबिर बिन हयान ने सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया, दरियाफ्त किया। मैंने आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने मुख्तलिफ परफ्यूम्स बनाए, लेकिन साथ साथ सोप भी बनाए। मज़े की बात यह है कि सोप 300 साल तक हमारी ऐसी बड़ी प्रोडक्ट रहा है जो हम यूरोप को सेल करते थे, बेचते थे, और इससे हमने बहुत ज़्यादा मुबादा कमाया। यूरोपियंस ने तकरीबन 13वीं सदी में जाकर साबुन बनाना सीखा, जबकि मुसलमान तकरीबन 300 साल 400 साल पहले साबुन बना चुके थे, और साबुन एक बड़ी चीज़ थी जो कि यूरोप में भेजी जाती थी। बज़ाहिर ये छोटी सी चीज़ लगती है, इसीलिए जाबिर बिन हयान की किताबों को अंग्रेज़ी में यूरोप की ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया गया। तो यहाँ पर आप उनकी किताब देख सकते हैं, उनका नाम जबर लिखा गया है, जाबिर से, और इस किताब को बड़े अरसे तक 18वीं सदी तक गोरों ने यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि मुख्तलिफ़ किस्म के अलॉयज़ भी बनाए जाबिर बिन हयान ने। उन्होंने स्टील को बनाया जो कि एक अलॉय है आयरन और कार्बन का, तो उन्होंने मुख्तलिफ धातुओं को इस्तेमाल करते हुए, इकट्ठे करते हुए, उनको नई चीज़ें बनाने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। अब हम एक और साइंसदान की तरफ आते हैं जिनका नाम है अल-राज़ी।
इन्होंने बुक लिखी द बुक ऑफ सीक्रेट्स, और सबसे पहले अल राजी ने मिनरल्स को ग्रुप करना शुरू किया मुख्तलिफ टेबल्स में। आज आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं और आप डिमिट्री मेंडलेव का नाम सुनते हैं, लेकिन अल राजी वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर ये डिसाइड किया कि हमें मिनरल्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में लेकर जाना है। इसी तरीके से अल राजी ने डाइट थेरेपी दी, फूड से, खाने की चीज़ों से उन्होंने लोगों का इलाज करना शुरू किया। मुझे हमेशा ये बताया जाता था कि डिविंची वो साइंसदान थे जिन्होंने सबसे पहले उड़ने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे पता चला कि अब्बास इब्ने फरनास वो मुस्लिम साइंसदान थे जिन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसके ज़रिए उड़ सकते थे, और 810 की बात हो रही है, और उन्होंने इस कोशिश में अपनी काफ़ी हड्डियां भी तोड़वाई। लेकिन हमें कभी भी अब्बास इब्ने फरनास का नाम नहीं बताया जाएगा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज में और नोवा की डॉक्यूमेंट्रीज में। मुसलमानों ने नई नई खाने की चीज़ें और मशरूबात भी ईजाद किए। वैसे मैं आपको कॉफ़ी की बात करूं तो कॉफ़ी मुसलमानों ने बनाई, और उसकी वजह यह थी कि एक चरवाहा, उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि जब भी बकरियां किसी ख़ास दरख्त के पास जाती हैं तो उसके चीज़ें खाने के बाद, उसका फ्रूट खाने के बाद वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती हैं। तो फिर इंसानों ने आहिस्ता आहिस्ता उन बीन्स का इस्तेमाल किया, कॉफ़ी के बीन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, और फिर पता चला कि इसका कहवा और इसकी कॉफ़ी बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत एनर्जी देती है। ये वो टाइम था जब लिटरेचर में भी मुसलमान बहुत आगे थे। आपको अरेबियन नाइट्स की 1001 कहानियाँ याद होंगी। मुसलमानों के कहवा खानों में स्टोरी टेलर्स बैठे होते थे, ऐसा समा बांधते थे, ऐसी कहानी सुनाते थे कि आपको स्टार प्लस के ड्रामे भूल जाएंगे। शाम को मुसलमान दिन में किसी वक्त उस कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए ज़रूर कहवा खानों में जाते थे, जहाँ पर उनको कहवा और कॉफ़ी दी जाती। वो मशरूब पीते थे और इन कहानियों को सुनते थे। लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसे इंजीनियर की जो शायद हमारी नज़रों से ओझल रह गए। इनका नाम है अल जज़ारी, और आपने इनका काम देखना, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अल जज़ारी ने किस दर्जे का काम किया। तो मैं सबसे पहले अल जज़ारी का एलिफेंट क्लॉक आपको दिखा रहा हूँ। ये एक ऐसा क्लॉक है जो टाइम को कैलकुलेट करता है। इस पर मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ कि इस हाथी के पेट में एक पानी का पौंड है, और जैसे जैसे पानी उसको खाली करता है, मसलन आपके 1 घंटे में खाली करता है, तो उसके बाद उसको दोबारा भर दिया जाता है। फिर दूसरी मरतबा खाली करता है तो हर मरतबा एक काउंट अप कर दिया जाता है। तो हमारे पास टाइम 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, इस तरीके से क्लॉक आ जाता है। तो मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से इसको बता रहा हूँ, लेकिन इस पर मैंने तफसीली वीडियो बनाई है। इसी तरीके से अल जज़ारी ने हमें वाटर पंप दिए जो कि पानी को पंप कर सकते हैं। मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं। डबल सक्शन पंप दिए, विंड मिल बनाई। पानी के पंप्स तो उन्होंने दिए ही दिए, लेकिन उसके साथ साथ विंड मिल बनाई, और उस विंड मिल से हम आगे मैकेनिकल काम लेते थे। अल जज़ारी ने उस वक्त की दुनिया का सबसे बड़ा वाटर व्हील बनाया। तो आप अल जज़ारी को देख सकते हैं कि वो इंजीनियरिंग में काफ़ी शौक रखते थे। इसी तरीके से हमारे पास एक और साइंसदान थे, हसन अल रमा, और उन्होंने दुनिया का सबसे पहले टॉर्पीडो बनाया। मैं आपको उस टॉर्पीडो की तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और ये टॉर्पीडो जब आप इनकी डिटेल में ये पढ़ें, स्क्रिप्ट पढ़ें, तो वो बताते हैं कि इस टॉर्पीडो में गन पाउडर है, और ये आहिस्ता आहिस्ता तैरता हुआ जाएगा, और जिस चीज़ से जाकर लगेगा उस चीज़ को तबाह कर देगा। तो आप बता सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे पहला टॉर्पीडो है, ये दुनिया का सबसे पहले मिसाइल है। मुसलमानों ने डैम बनाए, पानी को स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के डैम बनाए। 17वीं सदी का एक डैम जिसे खाजू डैम कहा जाता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से ग्लास और क्रॉकरी की इंडस्ट्री में हमने बहुत ज़्यादा काम किया, नए नए डिज़ाइन बनाए। मैं आपको यहाँ पर 6 सिलेंडर वाटर पंप दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 सिलेंडर हैं, और यहाँ पर पानी को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 6 सिलेंडर वाटर पंप है जो कि मुसलमानों ने बनाया। इसी तरीके से पहला हस्पताल मस्जिद के साथ ये मुसलमानों ने बनाया, और ये तुर्की में बनाया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि फार्मेसी का कॉन्सेप्ट बगदाद से है, मुसलमानों ने दिया।
इससे पहले फार्मेसी का कॉन्सेप्ट नहीं था दुनिया में। तो मुसलमानों ने ऐसी जगह बनाई जहां पर आप मेडिकेशंस के लिए, मेडिसिन के लिए जा सकते हैं। मुसलमानों ने बहुत बड़े बड़े सर्जन्स पैदा किए। मसलन एक सर्जन की बात करूंगा, अल जहरवी ने 200 इंस्ट्रूमेंट बनाए जराही के, सर्जरी के। आप उनकी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं और इनमें से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से इब्न सीना से मिलते हैं जो कि फिजिशियन है और इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। इनकी किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन, इसकी 5 जिल्दें हैं, बहुत मोटी मोटी जिल्दें हैं। आज यानी 19वीं सदी में, पिछली सदी में यूरोप में पढ़ाई जाती थी, अभी भी रेफरेंस बुक के तौर पे रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना पुराना, 1000 साल पुरानी किताब आज भी यूरोप में रेफरेंस बुक के तौर पर रखी जाती है। और इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमें बताई, मसलन आंखों के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। फिर हमें 15वीं सदी में घोड़े की एनाटॉमी के बारे में साइंसदानों ने बताया। हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हमें ये मालूम नहीं था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। मुसलमानों ने गार्डन्स बनाए और उनमें भी अपना स्टाइल नज़र आता है उनका। मुझे मुसलमानों की ये चीज़ बहुत पसंद है कि उनकी बनाई हुई चीज़ों में उनका अपना स्टाइल नज़र आता था, जो कि आज के मुसलमानों में नहीं है। आज हम कॉपी करने में ज़्यादा, चीज़ों को नकल करने में ज़्यादा रुझान रखते हैं, लेकिन हमें अपनी जो अपना स्टाइल होता है, जो ओरिजिनल चीज़ होती है, उनको बनाने में शायद हम उतने इंटरेस्टेड नहीं होते। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मुसलमानों ने दुनिया का सबसे पहला मैप बनाया। ये मैप आप इस वक्त देख सकते हैं और ये मैप इब्नुल वर्दी ने बनाया 14वीं सदी में। इसी तरीके से मुसलमानों ने शहरों के मैप्स बनाने शुरू किए। तो प्लानिंग करना, क्योंकि जब आपके पास मैप होता है तो आप प्लान कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों के मुसलमानों ने मैप बनाए, सिटी मैप्स बनाए और बताया कि इनमें रोड्स कहाँ हैं, इनमें नहर कहाँ है, घर कहाँ है, किस तरीके से हमने इसको आबाद करना है। तो मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मैप्स दिखा रहा हूँ। और इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी में भी मुसलमानों ने बहुत काम किया। मसलन अल खुजंदी एक मुसलमान साइंसदान थे 10वीं सेंचुरी के, और उन्होंने हमें बताया कि दुनिया, हम ये समझते थे कि दुनिया बिल्कुल अप स्ट्रेट है, लेकिन उन्होंने बताया कि दुनिया टिल्टेड है। आज हम ये जानते हैं कि दुनिया, हमारी जो वर्ल्ड है वो टिल्टेड है, अर्थ टिल्टेड है और वो तकरीबन 23 डिग्री के करीब एंगल रखती है, एंगल ऑफ टिल्ट। यही चीज़ सबसे पहले अल खुजंदी ने बताई थी और उन्होंने वो टिल्ट कैलकुलेट भी किया था। मैं आपको उनका इंस्ट्रूमेंट भी दिखा रहा हूं। अब आप एक और साइंसदान की तरफ आए जिनका नाम है अल जाहिज। ये वो साइंसदान है जिन्होंने बायोलॉजी में, लाइफ साइंसेस में बहुत ज़्यादा काम किया। और इनकी अगर आप बुक्स पढ़ें तो आपको एवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा कि जानवरों में एवोल्यूशन को बहुत डिटेल में इन्होंने डिस्कस किया। मैं आपको इनकी किताबों में कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और उन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने किस किस्म का काम किया होगा। इन्होंने हमें बताया कि जानवर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बदलते हैं और ये चीज़ इन्होंने अपनी बुक ऑफ एनिमल्स में लिखी, अल जाहिज ने। और अल जाहिज तकरीबन डार्विन से 1000 साल पहले आए थे, लेकिन हमें आज तक अल जाहिज के काम के बारे में नहीं बताया गया। इब्ने बतूता से मिलते हैं जो कि अपने ऊंट पर घर से निकले, 75,000 किलोमीटर, बल्कि मील हैं, 75,000 मील उन्होंने ट्रेवल किया दुनिया को, 40 मुल्कों में घूमे, 30 साल लगाए और फिर उन्होंने बड़ी किताबें लिखी। उनकी किताबों में इतने मज़े मज़े के वाक़यात थे क्योंकि वो इतनी दुनिया घूम चुके थे, उन्होंने इतने लोगों को मिला था कि वो किताबें बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। मैं आपको यहाँ पर इब्ने बतूता का रास्ता दिखाता हूँ। तो आप देखिए, वो माली भी गए, वो सऊदी अरेबिया भी गए, वो तुर्की भी गए, वो ईरान भी गए, वो यूरोप की तरफ भी निकल गए। अच्छा जी, वहाँ से होते हुए फिर समरकंद, बुखारा, दिल्ली, इंडिया, फिर आप देखें तो चाइना की तरफ चले गए। तो अमेरिका को छोड़कर और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के उन्होंने हर जगह को टच ज़रूर कर दिया। मुसलमानों ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिनके ज़रिए हम डायरेक्शन को मेयर कर सकते थे। और मैं यहाँ पर आपसे जिक्र करूँगा अल-किंदी का। वैसे तो ये बड़े फिलोसफर थे और इन्होंने 240 किताबें लिखी, मैथमेटिशियन भी थे, लेकिन साथ साथ इन्होंने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को सबसे पहले अल-किंदी ने
जन्म दिया और इन्होंने कुरान में मुख्तलिफ लफ्ज़ों की फ्रीक्वेंसी को मेजर किया और फिर उसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया। यहाँ पर ये चीज़ वाज़े करता जाऊँ कि इससे पहले इंसान ये समझता था कि सन, सूरज, हमारी कायनात हमारे सोलर सिस्टम के बीच में और हमारी ज़मीन उसके गिर्द चक्कर लगा रही है, जिसे जियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता था। और फिर हम आज जानते हैं कि सूरज बीच में है और ज़मीन उसके गिर्द चक्कर लगाती है, जिसे हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। जिस ज़माने में मुसलमान थे उस वक्त जियोसेंट्रिक मॉडल को माना जाता था, लेकिन अल-बतानी ने स्फेरिकल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। मैं आपको यहाँ पर कायनात का एक मॉडल दिखा रहा हूँ। ये मॉडल इस वक्त आपको तस्वीर की शक्ल में नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ अर्से पहले मेरे दोस्त समरकंद बुखारा गए तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मॉडल वहाँ की ऑब्जर्वेटरीज में पड़ा हुआ है और मैंने उनको कहा आपने तस्वीर क्यों नहीं खींची, ताकि मैं रियल मॉडल उनको दिखा सकता। इसके बीच में ज़मीन है और इर्द गिर्द हमें सितारे नज़र आ रहे हैं। आप देखें तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ किस्म के सितारे नज़र आ रहे हैं। ज़मीन के गिर्द तमाम चीज़ें घूम रही हैं। तो ये एक जियोसेंट्रिक मॉडल है। मुसलमानों ने ऑब्जर्वेटरीज बनाई। उन ऑब्जर्वेटरीज में हम आसमान का मुआयना करते थे, सितारों को देखते थे, सूरज को देखते थे और उस वक्त हमें मालूम नहीं था, लेकिन हम प्लैनेट्स को भी देखते होते थे। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जर्वेटरीज का दिखा रहा हूँ, शक्ल दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर उनकी शक्ल भी देख सकते हैं। इसी तरीके से नासिर अल दीन अल तूसी, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया ज़मीन, आसमान, स्पेस, एस्ट्रोनॉमी में, और इन्होंने हमें एक तूसी कपल दिया जिसमें दो सर्कुलर चीज़ें मूव करती हैं और वो एक लीनियर मोशन प्रोड्यूस करती हैं। नासिर के इस काम को आपने याद रखना है, क्योंकि अब मैं आता हूँ आपको उस दौर में जब क्रिश्चियन साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, यूरोपियंस और अमेरिकन बहुत ऊपर चले गए। लेकिन अगर आप कपरनिकस का काम देखें तो आपको यहाँ पर नासिर अल तूसी की ड्राइंग्स लेफ्ट साइड पर है और कपरनिकस की ड्राइंग राइट साइड पर है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डिटो कॉपी है एक दूसरे की, ऑलमोस्ट। इवन लेटर्स को भी अगर आप देखें तो जहाँ पर ट इस्तेमाल हुआ वहाँ पर टी इस्तेमाल हुआ, इसी तरीके से लेटर्स भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। कपरनिकस ने हमें सबसे पहले ये बताया कि सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं घूमता, बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। कपरनिकस ने यह बताया कि हम हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स में रहते हैं, लेकिन कपरनिकस का काम उन 1000 साल के कामों के बाद आया जिनको हमने बिल्कुल फरामोश कर दिया। इवन कपरनिकस ने अपनी किताब में लिखा है कि वो मुसलमान साइंसदानों के काम से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन उन्होंने कुछ ख़ास रेफरेंस नहीं दिए। कपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक मॉडल के बाद हमारे पास गैलीलियो है, जो कि एक बहुत बड़े साइंसदान थे। 1564 से 1642 तक है, और इनका जो सबसे अहम काम था वो ये था कि इन्होंने ईसाइयों में एक जंग लड़ी कि साइंस को आप जगह दें, क्योंकि उस वक्त का चर्च साइंस के खिलाफ था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाई और टेलीस्कोप के ज़रिए उन्होंने आसमान को देखना शुरू किया। तो उन्हें नज़र आया कि मुख्तलिफ प्लैनेट्स, जिस तरह वीनस है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चांद की तरह बढ़ता कम होता है। उन्होंने ये भी देखा कि चांद को अगर करीब से देखा जाए तो उसमें आपको बहुत से गड़े नजर आएंगे, उतना खूबसूरत नहीं है जितना दूर से लगता है। उन्होंने ये भी देखा कि अगर दूर के किसी प्लैनेट को हम देखें तो उसके गिर्द छोटे छोटे स्टेरिक जो उन्होंने बनाए चीज़ें मूव कर रही हैं, लेकिन आज हम ये जानते हैं कि ये उसके चांद है। तो अगर उन्होंने सैटर्न को और जुपिटर और बाकी तमाम प्लैनेट्स को देखा, तो अब मैं सैटर्न की बात करूंगा, तो जब वो सैटर्न को देखते थे तो क्योंकि उनकी टेलीस्कोप बहुत धुंधला दिखाती थी तो उनको पता नहीं चलता था कि इसकी शक्ल कैसी है। तो उन्होंने इसकी मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बनाई, जो कि मैं आपको लेफ्ट साइड पर दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से गैलीलियो ने मोशन को डिफाइन करने की भरपूर कोशिश की, मोशन को समझने की कोशिश की, और उन्होंने हमें बताया कि अगर हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर हवा ना हो, तो हम एक भारी चीज़ और एक हल्की चीज़ को गिराएं तो वो एक ही वक्त पर ज़मीन पर गिरेंगी। और ये एक्सपेरिमेंट हमने उनकी मौत के तकरीबन 200 साल बाद अपोलो 15 का जब हमारा मिशन चांद पर गया तो उस पर किया, और बिल्कुल वही चीज़ सामने आई जो कि गैलीलियो ने बताई थी। गैलीलियो के बाद आते हैं न्यूटन। न्यूटन 1643 में आते हैं और उन्होंने 3 बड़े काम किए। पहला ये कि उन्होंने लाइट पर बहुत काम किया और उन्होंने हमें बताया कि लाइट 7 रंगों से मिलकर बनती है।
इसी तरीके से उन्होंने गैलीलियो से बेहतर और छोटी टेलीस्कोप बनाई। मैं इस पर पूरी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उनका जो सबसे अहम काम था वो ये था कि वो ये देखते थे कि सूरज के गिर्द कॉमेट्स क्यों मूव करते हैं एक पाथ में। अगर आप देखें ये कॉमेट आ रहा है, वो सूरज के गिर्द इस तरीके से जाता है। इस चीज़ को उन्होंने अपनी किताब में इसकी ड्राइंग भी बनाई। फिर वो ये भी सोचते थे कि सूरज के गिर्द चीज़ें घूमती हैं, ज़मीन घूमती है, ज़मीन के गिर्द चांद घूमता है, और अगर हम ज़मीन पर आ जाएं तो हर चीज़ ज़मीन की तरफ गिरती है। मैं आपको यहाँ पर वो कॉमेट की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि न्यूटन ने बनाई थी। ये कॉमेट सूरज के गिर्द जा रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि आप हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और हर चीज़ मोशन में भी है। तो इस वजह से उन्होंने मोशन को डिफाइन करने की कोशिश की और अट्रैक्शन को भी डिफाइन करने की कोशिश की। लेकिन उनको एक मसला था, और वो मसला ये था कि उस ज़माने में मोशन को डिफाइन करने के लिए, मोशन क्या है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज को नापने के लिए हमारे पास कोई टूल्स ही मौजूद नहीं थे, मैथमेटिकल टूल्स नहीं थे। और यहाँ पर मैं न्यूटन को सबसे बड़ा साइंसदान इसलिए कहता हूँ कि वो एक ऐसे साइंटिस्ट ने जिन्होंने ये देखा कि उस वक्त का मैथमेटिक्स उनको मदद नहीं दे सकता था, तो उन्होंने एक मैथमेटिक्स को इजाद किया और उन्होंने डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स बनाए, जिसे आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ऐसा मैथमेटिक्स बनाया जो कि उनको मदद दे मोशन को समझने के लिए, और उसके बाद फिर उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ दिया, जिसमें हमें पता है कि हर दो चीज़ जो मैस रखती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। उन्होंने न्यूटन के 3 लॉज दिए जो कि मोशन को डिफाइन करते हैं। लेकिन उससे पीछे उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूटन ने कायनात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कायनात में एक्सप्लेन करने को बहुत कुछ था, जिसके लिए आइंस्टाइन को आना था। आइंस्टाइन 1905 में उन्होंने अपने पहले 4 पेपर्स दिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई, और उसमें जो सबसे पहला पेपर था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। आइंस्टाइन का ये कहना था कि जब भी किसी रंग की लाइट हम मेटल पर शाइन करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती है। इसका मतलब ये है कि लाइट में एनर्जी मौजूद है। ऐसे ही कुछ प्लांक्स का भी कहना था। आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि अगर हम लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो भी ज़्यादा होंगे। फिर आइंस्टाइन का एक सवाल था अपने आप से, वो बचपन में ही सोचते होते थे कि अगर वो सूरज की एक किरण के ऊपर बैठ जाएं, रोशनी की एक किरण के ऊपर बैठ जाएं, तो उन्हें क्या नजर आएगा? क्या चीज़ों के साइज वही रहेंगे? क्या वक्त वैसा ही रहेगा? क्या चीज़ों का मैस वैसा ही रहेगा? और इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, और उन्होंने हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जो हमें यह बताती है कि अगर हम मूव करें तेज़ विद स्पीड ऑफ लाइट तो हमारे मैस, हमारी क्लॉक, टाइम, साइज में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन आइंस्टाइन ने मोशन के साथ साथ ग्रेविटी को भी जांचा, और उन्होंने सोचा कि ग्रेविटी का क्या टाइम पर कोई इफेक्ट है? क्या कोई घड़ी खला में है और कोई घड़ी ज़मीन पर है, तो उनका वक्त गुजरता एक जैसा है या उसमें फ़र्क आ जाता है? और इस सोच के पीछे उन्होंने हमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, और फिर उन्होंने हमें ये भी बताया कि ग्रेविटी, या आप अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब भी कोई मैसिव बॉडी स्पेस में मौजूद होती है तो वो स्पेस टाइम कर्व को बेंड करती है, जिस पर मैं बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस, 1-1 घंटे की वीडियोस बना चुका हूं जो आप देख सकते हैं। और अगर कोई रोशनी गुजरती है तो वह हमें यह लगता है कि वो बेंड हो रही है, बज़ाहिर हमें यह लगता है कि वो बेंड हो रही है, लेकिन रोशनी शॉर्टेस्ट पाथ ले रही होती है। तो ये आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बच्चा सीसा में बैठता है तो उसने हमेशा नीचे की तरफ ही आना है। इसी तरीके से जब स्पेस टाइम कर्व करते हैं तो फिर सूरज या ज़मीन, उन्होंने उस स्पेस टाइम कर्व को देखते हुए ही मूव करना है, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो आइंस्टाइन ने कहा कि क्या सेब ज़मीन पर गिरता है या ज़मीन ऊपर उठती है और सेब अपनी जगह पर रहता है? तो दोनों के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज थे। आइंस्टाइन की इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो उसमें से 2 चीज़ें निकली। पहली चीज़ थी वर्म होल, जो आज तक हम अभी बना नहीं सके, ना दरियाफ्त कर सके, जिसके ज़रिए हम खला में, स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम वक्त में पहुंच सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ थी ब्लैक होल्स, एक ऐसी जगह जहां पर फिजिक्स के लॉस ब्रेक हो जाते हैं, आइंस्टाइन के अपने लॉस ब्रेक हो जाते हैं। ये वो जगह है जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर इसके एक हिस्से से आगे हम
चले जाएं तो फिर लाइट भी वापस नहीं आ सकती। ये वही जगह है जहां अगर हम इसके बहुत करीब चले जाएं, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, उससे आगे चले जाएं तो फिर रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। मैं ब्लैक होल्स पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन ब्लैक होल्स को आइंस्टाइन की इक्वेशंस ने तो बताया ही बताया, हमने इसे डिस्कवर भी किया है, लेकिन इस पर एक बड़े साइंसदान स्टीफन हॉकिंग्स ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उन्होंने हमें यह भी बताया कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होल्स एवेपोरेट हो रहे हैं। ब्लैक होल्स जब कोई चीज़ खाते हैं तो बड़े होते हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो रेडिएट करते हैं अपनी एनर्जी और वो एवेपोरेट हो रहे हैं। उसे हॉकिंग रेडिएशंस कहा जाता है। 2019 में हमने पहला M87 ब्लैक होल देख लिया है, जिस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। तो इसका मतलब यह है कि आइंस्टाइन ने आज से 100 साल पहले जो प्रेडिक्शन की थी मैथमेटिक्स के जरिए, आज हमें उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल चुका है। तो मैथमेटिक्स हमें बहुत पहले चीज़ों को बता देता है और उसका प्रूफ एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए हमें बहुत बाद में मिलता है, जब उस लेवल की टेक्नोलॉजी हम बना चुके होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि डार्विन जब आए तो उन्होंने 1800 में अपनी एवोल्यूशन की थेरीज देना शुरू की। मैंने आपको बताया था कि अलजाहिज ने यह काम बहुत पहले कर लिया था, लेकिन उनका नाम हमें किताबों में नहीं मिलेगा। डार्विन ने हमें बायोलॉजी की शाख दी जो कि साइंसेस से अलग होगी। इसी तरीके से फिजिक्स अलग हो चुकी थी, केमिस्ट्री अलग हो चुकी थी। फिजिक्स तो ग्रीक्स के दौर में ही अलग हो चुकी थी और उन्होंने हमें बताया कि स्पीशीज आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करती हैं। आइंस्टाइन के साथ साथ नील बोहर भी काम कर रहे थे एटम पर। वो एटम यानी जमीन को छोटे लेवल पर देखने के लिए बेताब थे। उन्होंने एटम पर बहुत ज्यादा काम किया और एक नई डिसिप्लिन ऑफ साइंस को जन्म दिया जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। और उनके साथ उनकी मदद की श्रोडिंगर ने, जो कि आपको ऐनकों के साथ नजर आ रहे हैं, और इसी तरीके से हमें डिब्रॉय नजर आ रहे हैं नीचे। तो ये तमाम साइंसदान थे जो कि एटम्स के मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स बना रहे थे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एटम्स के मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स, क्योंकि हम एटम को देखना चाहते थे वो है कैसा। इन मॉडल्स पर मैं पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बना चुका हूँ और ये भी बताऊँ कि जब हम एटम को स्टडी कर रहे थे तो हमें ये भी पता चला कि एटम से लाइट जनरेट होती है, क्योंकि जब भी एटम में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं तो वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, कलर डिफरेंट हो सकता है। अब हमें ये पता चला कि अच्छा, इस तरीके से सन में हर वक्त हाइड्रोजन और हीलियम की लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है। उनके एटम्स मिलकर लाइट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो हमें सन के बारे में भी समझ आना शुरू होगी जब हम छोटे लेवल पर गए, जब हमने एटम को समझना शुरू किया। एक और चीज़ हमें बताई डिब्रॉय ने कि किसी भी चीज़ के दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर होती है, एक वेव नेचर होती है। तो अगर मैं पार्टिकल नेचर में आपको नज़र आ रहा हूँ तो मेरे साथ एक छोटी सी वेव भी अटैच्ड है जो कि बहुत छोटी है। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के लेवल पर चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल आपको नजर आएगा, लेकिन उसके साथ जो वेव अटैच है वो एटम के साइज की है, तो वो बहुत बड़ी है। इसलिए छोटे लेवल पर जाके हमें वेव नेचर को इग्नोर करना बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए हम दोनों नेचर्स को, पार्टिकल और वेव नेचर को, इग्नोर नहीं कर सकते। क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हुए, उसको पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने क्वांटम कंप्यूटर बनाए जो कि आने वाले दिनों में, आने वाले दौर में बहुत ज़्यादा काम करने जा रहे हैं। मसलन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि अगर आपने एक नॉर्मल क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल किए बगैर, एक सिंपल कंप्यूटर जो आज की दुनिया में है, कॉफ़ी का, कैफीन का मॉलिक्यूल प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है, तो आपको हमारी गैलेक्सी के बराबर कंप्यूटर चाहिए। लेकिन आपको बहुत ही छोटा क्वांटम कंप्यूटर चाहिए ये पूरा काम करने के लिए, जो कि शायद एक हॉल में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर किस तरीके से हमारी जिंदगियों को बदलने जा रहे हैं। मैं आपको एक और डिसिप्लिन की तरफ लेके जाऊंगा, फिजिक्स के, जिसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे का फैराडेज लॉ आपने सुने होंगे। माइकल फैराडे 12 क्लास तक पढ़े थे, शायद 10वीं तक पढ़े थे, जिल्दें बनाते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मैथमेटिक्स नहीं आता था। लेकिन इनको एक बहुत अच्छा उस्ताद मिला और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक ऐसी तार जिसमें से करंट गुजर रहा है, मैं मैग्नेटिक फील्ड लेके जाता हूँ या मैं मैग्नेटिक कंपस लेके जाता हूँ, तो वो डिफ्लेक्ट होती है, वो घूमती है। आखिर कोई फोर्स है ना जो उसको घुमा रही है। और फिर इनको पता चला कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है।
उस फील्ड को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने मोटर का इजाद की। तो सबसे पहली जो डीसी मोटर बनाई थी वो माइकल फैराडे ने बनाई थी, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि माइकल फैराडे ने एक ऐसा इक्विपमेंट बना दिया जो कि इलेक्ट्रिसिटी लेता था और मूवमेंट आउटपुट पे देता था। तो हम इस तरीके से अपने रियल वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। लेकिन क्योंकि माइकल फैराडे मैथमेटिक्स नहीं जानते थे, लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा सराहा, लेकिन उनको शक की नज़र से देखा गया। उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड और उनके इंटरेक्शंस, चार्जेस के इंटरेक्शन को शक की नज़र से देखा गया, जब तक कि मैक्सवेल नहीं है। मैक्सवेल एक बहुत ज़बरदस्त मैथमेटिशियन थे। उन्होंने आते ही हमें 4 इक्वेशंस दी। मैथमेटिक्स में मैक्सवेल का कोई सानी नहीं था। इन्होंने मैथमेटिक्स के ज़रिए ये साबित कर दिया था कि हमारे सैटर्न जो प्लेनेट है उसके गिर्द जो छोटे छोटे हमें नज़र आ रहे रिंग्स, वो छोटे छोटे पत्थरों से, आइसी पत्थरों से मिलकर बने। तो इन्होंने ज़मीन पर बैठ के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये चीज़ बता दी, प्रेडिक्शन दे दी थी। तो इनका मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छा था। इन्होंने 4 इक्वेशंस दी जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बेशतर चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है इन इक्वेशन से कि हमारे पास वेव्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। उनकी वेवलेंथ, कुछ बड़ी वेव्स होती हैं तो उनकी वेवलेंथ बड़ी होती है, कुछ छोटी वेव्स उनकी वेवलेंथ छोटी होती है। मतलब हमारे पास एम वेव्स हैं, ये रेडियो वेव्स हैं, एफएम वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, सेल फोन है, रेडार है। आप देख रहे हैं इंफ्रारेड में आ गए, यहाँ पे माइक्रोवेव में आ गए, यहाँ पर हम रेडियो वेव्स थी। अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हम विजिबल लाइट में आ गए। तो जो हम देख सकते हैं वो विजिबल लाइट है जो मैंने आपको दिखाई है। फिर हमारे पास अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गैमा रेज की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। फ्रिक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हम पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देख सकते थे। हर्ट्ज ने हमें यह भी बता दिया था कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हवा में जनरेट भी कर सकते हैं। तो हम अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ जा रहे थे और हम कम्युनिकेशन की तरफ जा रहे थे। हम मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन की तरफ जा रहे थे, जो कि आज इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जानने के बाद हमें मिली है। मैं आपको यहाँ पर सैटेलाइट्स की कम्युनिकेशन दिखा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि पूरे इस बैंड को इस्तेमाल करते हुए हम डेटा और सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। हम ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, हम जीपीएस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मोबाइल फ़ोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ब्रॉडबैंड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें मैक्सवेल्स की इक्वेशन से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसको अच्छे तरीके से जानने के बाद पता चली। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों मैं खात्मा रिपीट, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात हो और टेस्ला की बात हो तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग सिस्टम्स हमें टेस्ला ने दिए। हम अभी तक डीसी सिस्टम्स पर काम कर रहे थे, लेकिन टेस्ला आया और उन्होंने बताया कि एक और सिस्टम भी बनाया जा सकता है जिसे अल्टरनेटिंग सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि उसका फ़ायदा ये था कि उससे हम एक जगह से बहुत दूर तक बिजली स्टेप अप स्टेप डाउन करके लेके जा सकते थे। तो हमें लॉसेस बहुत कम होते थे। मैं आपको यहाँ पर एक पूरा बिजली का ट्रांसमिशन नेटवर्क दिखा रहा हूँ और इसमें बेशतर चीज़ें टेस्ला ने डिज़ाइन की हैं। और टेस्ला की बिजली है जो आज तक हमारी दुनिया में, हमारे घरों में आ रही है। तो टेस्ला ने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो पीक है ना वो उस पर लेके गए और उन्होंने बताया कि एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया जा सकता है जिसमें हम पावर प्लांट्स को घरों से या शहरों से दूर लेके जा सकते हैं और हमारे घरों तक बिजली आ सकती है। मैं ये जानता हूँ कि इसमें बहुत से अभी भी साइंसदानों के नाम नहीं आए जो कि डिज़र्व करते थे हिस्ट्री ऑफ साइंस में आने के लिए, लेकिन महदूद वक्त में हिस्ट्री ऑफ साइंस को बताने के लिए और इसमें अभी हमने बहुत लेटेस्ट चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस किस्म की चीज़ें नहीं डाली। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ मैंने ट्रांजिस्टर्स को और उन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता कैसे तरक्की की। और पिछले कुछ सालों में, कुछ 100 सालों में जब हमने साइंस को बहुत अच्छे तरीके से काम करना उस पर शुरू किया, उसको वक्त दिया, तो साइंस ने हमें तरक्की दी। हमने साइंस को वक्त दिया और साइंस ने हमें तरक्की दी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।